अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के हवाले से चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर आईसीएस कंप्यूटर का। तो हमारा जो चैप्टर है ये टोटल डेटाबेस की डिज़ाइनिंग के हवाले से होगा कि उसका लॉजिकल डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है और फिज़िकल डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन डिज़ाइन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज़, कुछ एनालिसिस, कुछ प्लानिंग हम करते हैं, वो हम देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में ज़्यादातर इसे हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का भी नाम देते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि आपने जो आपकी जिस हवाले से डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसका एरिया आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन में हम DBMS को सिलेक्ट करते हैं, और एरिया आइडेंटिफिकेशन जिस पर्पस के लिए या जिस कंपनी के आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो वो सारा आप क्या क्या उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं उस सारे को स्टडी करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि आप जो है ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक फंड भी मौजूद हैं। आप मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। इसे हम नाम देते हैं फिजिबिलिटी स्टडी का। उसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसके अंदर यूज़र जो है डेटाबेस के लिए डेटाबेस बनाने के लिए यूज़र से इनपुट लिए जाएंगे, मतलब उससे डाटा इनपुट लेंगे हम देखेंगे क्या फंक्शनैलिटी उनको चाहिए, किस मकसद के लिए वो ये डेटाबेस बना रहे हैं, उसकी पॉसिबल डोमेन क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये सारा कुछ हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस का नाम देंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसके अंदर आके आप तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम आपने जो जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं, तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करते हैं और अपना ये देखते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी हार्डवेयर कॉस्ट कितनी है, आपकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट कितनी है। तो ये सारा कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आ जाता है, जिसमें आप तमाम एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि इस डेटाबेस से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस जो है डेटाबेस का वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू किया जाता है, जिसमें डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, डिसीजन टेबल्स हैं और डिसीजन ट्रीज़ हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है डाटा मॉडलिंग का। डाटा मॉडलिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डाटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन डाटा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखा जाए। अब डाटा ऑब्जेक्ट जो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे और रिलेशनशिप देख रहे थे, इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरत हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होगी, एक ऐसी थिंग होगी जो इस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होगी। जैसे अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं टीचर का, तो उसमें टीचर है, स्टूडेंट है, ये आपके बन जाएंगे ऑब्जेक्ट या एंटिटीज़। उसके बाद एट्रीब्यूट आ जाते हैं। एट्रीब्यूट आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और उनके रेफरेंसेस बताएंगे। ये हमारे पास आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स। जैसे टीचर नेम था, टीचर आईडी है, टीचर सब्जेक्ट है, तो ये टीचर के हवाले से उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। उसके बाद रिलेशनशिप इंडिकेट करेगा कि इनके दरमियान क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे टीचर का जो है टीचर आईडी के साथ हो गया, इसी तरह से आपका जो है टीचर का स्टूडेंट के साथ हो गया, टीचर का कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो गया। तो ये आपके बन जाएंगे रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए जाते हैं। इन रिलेशनशिप को हम बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप भी कहते हैं, और ये रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकते हैं। अब उसमें हम जब ये रिलेशनशिप चेक किए जा रहे होते हैं तो इम्पोर्टेंट एक टर्म आती है कार्डिनलिटी। हमने ये चेक करना था कि जो ऑब्जेक्ट 1 की अकरेंस है क्या ये ऑब्जेक्ट 2 के अकरेंस से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही, तो इसे हम नाम देते हैं कार्डिनलिटी का। अब इसमें हम जो रिलेशनशिप चेक करते हैं वो 1 to 1, 1 to many, many to many, रिकर्सिव या नॉन हो सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मॉडलिटी की। मॉडलिटी में नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखी जाती है, क्या वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। ऑप्शनल होगी तो उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैंडेटरी होगी तो उसे 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कस्टमर और रिपेयर एक्शन वर्कशॉप के अंदर है, ये रिलेशनशिप इसके बताया हुआ है कि कस्टमर का वर्कशॉप के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो मैंडेटरी होगा, लेकिन रिपेयर एक्शन जो है वो आपका कि सारा काम वो रिपेयर का करा रहा है या नहीं करा रहा, वो आपका ऑप्शनल बन जाएगा। तो मैंडेटरी के लिए सिंगल लाइन के ज़रिए इसको किया जाता है, इसी को हम मॉडलिटी भी चेक करते हैं। और ऑप्शनल के लिए आपकी जो लाइन है वो इस तरह से होती है कुछ, जैसे यहाँ पे ये 3 लाइन्स के ज़रिए इसको ज़ाहिर किया गया है। उसके बाद ये डायग्राम एक दी हुई है जिसे हम कह सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है।
जिसमें आपके मुख्तलिफ जो है उसको बताया हुआ है, या जो है आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डेटाबेस डिज़ाइन का। डेटाबेस डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल जो है जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसी भी पार्टिकुलर DBMS में, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को जब किसी भी DBMS में इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसे हम नाम देंगे डेटाबेस डिज़ाइन का। अब डेटाबेस डिज़ाइन के लिए जो आपके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं उसमें सबसे पहले प्लानिंग आ जाती है। प्लानिंग के अंदर आप हमने जैसे पहले पढ़ा था कि तमाम एक्टिविटीज़ को देखेंगे, तमाम एक्टिविटीज़ की स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे पास जो है डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर या डेटाबेस की डेवलपमेंट में यूज़ होगी। उसके बाद प्लानिंग के बाद एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस के बाद आपकी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है और डेटाबेस रिपोजिटरीज बनती हैं। तो ये आपके जो है डेटाबेस डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ थी। अब डेटाबेस डिज़ाइन को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, एक था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो लॉजिकल को कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन भी कहा जाता है। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, जब भी कंसेप्चुअल डाटा मॉडल स्ट्रक्चर को किसी भी DBMS के अंदर मैपिंग उसकी की जाएगी तो इस अमल को हम नाम देंगे कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स टू स्ट्रक्चर्स that are specific to the target DBMS। तो किसी भी स्पेसिफिक DBMS में जब आप डाटा मॉडल्स को स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करके उसकी मैपिंग करते हैं DBMS में, तो इस अमल को हम नाम देते हैं कंसेप्चुअल या लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन का। अब इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनती है, रिप्रेजेंट आइडेंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, मर्ज द रिलेशनशिप, नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। अब रिप्रेजेंट के अंदर वही आपकी ER डायग्राम आ जाएगी जिसमें रिलेशनल व्यू हम बताएंगे, डाटा मॉडल बताएंगे जिसमें हम प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करेंगे, नॉन की एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारा रिप्रेजेंट आइडेंटिटीज़ में आ जाएगा। उसके बाद रिप्रेजेंट रिलेशनशिप में हम उसी ER डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे कि 1 to 1 है, 1 to many है, मैन टू मैनी है, या नन है, या रिकर्सिव रिलेशनशिप बन है। उसके बाद इन रिलेशनशिप को मर्ज किया जाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा एक ही सेम आइडेंटिटी टाइप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उन तमाम रिलेशनशिप को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। इसे हम नाम देंगे मर्ज रिलेशनशिप का, और इसमें एक प्राइमरी की डिफाइन कर दी जाएगी इस मर्ज रिलेशनशिप के अंदर। उसके बाद है नॉर्मलाइज रिलेशनशिप। अब नॉर्मलाइज रिलेशनशिप में हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, मतलब हम अपने रिलेशन को रिफाइन करेंगे ताकि प्रॉब्लम से बचा जा सके। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आ रहा है, तो उसमें हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन आपकी लास्ट स्टेज होती है किसी भी डाटाबेस डिज़ाइन की। अब इसके अंदर हम जो कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन किया था उसी को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने डाटाबेस के अंदर। इसे हम नाम देंगे फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन का। अब इसके अंदर रिकॉर्ड आ जाएंगे, फाइल आ जाएंगे, इंडेक्सेस आ जाएंगे, और तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स आपके जितने भी आपने बनाए हुए थे वो सारे के सारे इसी फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। अब तीन तरह की मेजर इनपुट होती हैं फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में। सबसे पहले आती है लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपने जो डेवलप किया हुआ था लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन वही इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि नॉर्मलाइज रिलेशन जो है आप देखेंगे। उसके बाद यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है, इसमें आप डाटाबेस की फ्रीक्वेंसी और साइज़ को चेक करेंगे, उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसकी सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, इसको चेक किया जाएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हम DBMS की कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को चेक करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स आ जाते हैं फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है डाटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस। इसके अंदर आप डाटा का जो साइज़ है या वॉल्यूम है वो चेक करते हैं कि जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई थी, जो हमारी कॉस्ट आ रही थी, जो हमारी स्टोरेज पे कॉस्ट आई है, या हमारा जो स्टोरेज है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। मतलब आपका हमने ये देखना है, हमने मैक्सिमम वॉल्यूम या मैक्सिमम साइज़ जो है डाटा का वो पुट करना है अपने डाटाबेस के अंदर, और चेक करना है अपनी कॉस्ट के हिसाब से कि क्या आपका डाटाबेस जो है जो वॉल्यूम है उसका या उसका जो यूजेज है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी के अंदर ये आपकी कॉस्ट के आपकी स्टोरेज की कॉस्ट देखा जाता है, चेक किया जाता है, उसका एस्टिमेट किया जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ और प्लान हम बनाते हैं कि किस तरह से हम मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम वॉल्यूम जो है अपना इनपुट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर।
इसके बाद डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर अपने डाटे को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने डाटाबेस को मुख्तलिफ नोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या शेयर करते हैं। अब इसमें जो बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज है उसमें सबसे पहले आ जाते हैं सेंट्रलाइज। इसमें एक सिंगल साइट जिसे हम सेंटर भी कहते हैं, उसमें आप अपना डाटा जो है शेयर कर देते हैं। लेकिन इसके 3 डिसएडवांटेज हैं। इससे ये होता है कि आपका जो डाटा है वो रिमोट साइट के ऊपर एक्सेस नहीं हो पाता, या आपकी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसी तरह से अगर आपका डाटाबेस सिस्टम फेल कर जाता है तो पूरा सिस्टम ही आपका फेल हो जाएगा। अगर आपका सेंट्रल में जो डाटाबेस पड़ा हुआ था वो फेल कर जाता है तो पूरा आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसके बाद दूसरी टाइप आ जाती है पार्टीशन। इसमें डाटाबेस को पार्टीशंस के अंदर यानी कि फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर पार्टीशन को एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब इससे ये हो जाता है कि आपका जो है डाटा जो है आसानी से मूव कर सकता है, आसानी से एक्सेसिबल हो जाता है। उसके बाद रेप्लिकेट है, आप इसके अंदर आके फुल कॉपी बना लेते हैं डाटाबेस की और वो तमाम नेटवर्क के ऊपर उसको कॉपी कर दिया जाता है, उसकी रेप्लिका बना दी जाते हैं, जिससे आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी तमाम साइट्स आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो रिलायबल हो जाएगा। इसके बाद हाइब्रिड है। इसके अंदर आपका जो डाटाबेस है पार्टीशन के अंदर डिवाइड करके उसको क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट जो हैं वो एक साइड पे और क्रिटिकल फ्रेगमेंट जो हैं वो मल्टीपल साइट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अंदर जो है फिज़िकल अरेंजिंग की जाती है। आप स्टोरेज आपका जो डिवाइस है, जो आपका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नाम देते हैं, उसके ऊपर अपने डाटाबेस को अरेंज करते हैं, फिज़िकली अरेंज करते हैं। इसे हम नाम देते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके लिए फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की जाती है, सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट अप्लाई किए जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसके मुताबिक आप स्टोरिंग और एक्सेसिंग डाटा की जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते हुए डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके लिए मुख्तलिफ जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने के लिए, उसमें सबसे पहले आते हैं फास्ट एक्सेस फॉर रिट्रीवल, कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, हाई थ्रूपुट हो, एफिशिएंटली हम उसे यूज़ कर सकें, प्रोटेक्शन दे फेलियर में। उसके बाद मिनिमम जो है इसकी रीऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम स्पीड आप मिनिमम नीड हो, अकोमोडेट कर सके। अगर आप न्यू आप कोई आइडिया लेके आना चाह रहे हैं उसको अकोमोडेट कर सके और अनऑथराइज यूज़ से हमें सिक्योर कर सके। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाते हैं इंडेक्सेस की। इंडेक्स आपके वो टेबल होंगे जिसके अंदर आप रो और कॉलम की या रो और टेबल की जो है लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर आप प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की का रिकॉर्ड भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। इसके अंदर आपका डेटाबेस जो है वो चेक किया जाता है, उसकी करेक्टनेस, उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। इसे हम डेटाबेस प्रोडक्शन का दूसरी फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें आपकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो रही होती है, प्रिसीजन भी हो रही होती है और सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करते हुए हम अनऑथराइज ऑपरेशन से प्रोटेक्ट रहते हैं, हम बच सकते हैं। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। इस फेज़ के अंदर आके आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो सर्वर कंप्यूटर के ऊपर आके डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करता है, वो यूज़र्स के साथ उसको शेयर करता है। इसी के अंदर आके तमाम यूज़र्स को सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और सबको जो है डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबको जो है डेटाबेस हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए जो 2 एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे नादरा है, क्रिक इन्फो है, ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं डेटाबेस की जो तमाम टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के ऊपर आपको आसानी से दस्तयाब हैं और ये कोई भी इनको जो है करना चाहे, इनको एक्सेस करना चाहे, वो आसानी से इनको एक्सेस कर सकता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 4 पे होगी, वो जो है जल्द ही अपलोड